नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे चारों ओर है, बल्कि सच कहें तो हमारे भीतर ही मौजूद है, लेकिन हमें दिखती नहीं। हाँ, बिल्कुल। कोशिका की दुनिया। वो छोटी छोटी इकाइयां जिनसे हम सब बने हैं, हर जीवित चीज। सही कहा। हमारे पास आज जो स्रोत हैं वो जीव विज्ञान की पाठ्य सामग्री के कुछ अंश हैं, कुछ चित्र भी हैं। और हमारा मकसद है इन स्रोतों से कोशिका के बारे में जो सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें हैं उन्हें समझना। हाँ, मतलब ये क्या है, ये काम कैसे करती हैं और आखिर जीवन के लिए इतनी जरूरी क्यों है? सोचिए, जैसे कोई इमारत हो और उसकी हर ईंट जरूरी हो। बिल्कुल, कोशिकाएं जीवन की वही ईंटें हैं, हर एक का अपना काम, अपना महत्व। तो चलिए इस सूक्ष्म लेकिन क्या कहें अद्भुत दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। सबसे पहले ये कोशिका आखिर है क्या और हमें इसके बारे में पता कैसे चला? शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, कोशिका जीवन की वो सबसे छोटी इकाई है जो अपने आप में जिंदा रह सकती है, मतलब जीवन के सारे जरूरी काम कर सकती है। सबसे छोटी इकाई। हाँ, और इसकी कहानी शुरू होती है 1665 में रॉबर्ट हुक से। उन्होंने कॉर्क के टुकड़े में माइक्रोस्कोप से देखा तो मधुमक्खी के छत्ते जैसे खाली कोठरियां दिखी। अच्छा। उन्होंने उन्हें सेल नाम दिया, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। अच्छा। पर वो ध्यान देने वाली बात है, मृत कोशिकाएं थीं। तो जीवित कोशिकाएं, उन्हें पहली बार किसने देखा? वो श्रेय जाता है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। 1674 में उन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, जो उस समय के हिसाब से काफी शक्तिशाली था। अच्छा। और उसी से उन्होंने तालाब के पानी में देखा चलते फिरते छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीव। वो पहली बार था जब किसी ने जीवित कोशिकाओं को देखा था। कमाल है। फिर इसके बाद आया कोशिका सिद्धांत, जिसने हमारी समझ को एक ढांचा दिया। बिल्कुल, वो बहुत महत्वपूर्ण कदम था। 1830 के दशक में दो वैज्ञानिक थे, मैथियस श्लाइडन जो पौधों पर काम कर रहे थे और थियोडोर श्वान जो जंतुओं पर। हाँ, सुना इनके बारे में। श्लाइडन ने कहा कि सारे पौधे कोशिकाओं से बने हैं और श्वान ने कहा कि सारे जंतु भी कोशिकाओं से बने हैं। तो उन्होंने मिलकर ये सिद्धांत दिया कि सभी जीवित चीजें कोशिकाओं से बनी हैं और कोशिका ही जीवन की मूल इकाई है। और फिर इसमें कुछ और जुड़ा था शायद? हाँ, बाद में 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने एक और जरूरी बात जोड़ी। उन्होंने कहा ओमनिस सेल्युला ए सेल्युला। ओमनिस सेल्युला ए सेल्युला, इसका मतलब? इसका मतलब है कि हर नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है, वो अचानक से कहीं से पैदा नहीं हो जाती। तो ये तीन बातें, सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, कोशिका जीवन की मूल इकाई है और नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं, यही कोशिका सिद्धांत का आधार है। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या इन कोशिकाओं के आकार में भी बहुत फर्क होता है? जैसे हमारे शरीर में ही सबसे बड़ी या सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? हाँ, बिल्कुल फर्क होता है, काफी विविधता है। अगर मानव शरीर की बात करें तो मादा अंडाणु यानी ओवम वो सबसे बड़ी कोशिका है। अच्छा। और सबसे छोटी है नर शुक्राणु स्पर्म। और अगर लंबाई की बात करें तो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन वो सबसे लंबी होती हैं, कुछ तो बहुत ही लंबी हो सकती हैं। और पूरे जीव जगत में देखें तो कोई बहुत बड़ी कोशिका का उदाहरण? हाँ, सबसे मशहूर उदाहरण तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। वो एक अकेली कोशिका है और देखिए कितनी बड़ी। हाँ, वो तो है। और अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो है माइकोप्लाज्मा नाम का एक बैक्टीरिया। वो इतना छोटा होता है कि उसे देखने के लिए बहुत शक्तिशाली माइक्रोस्कोप चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो ये तो हुई खोज और कुछ बेसिक बातें। अब ये बताइए कि क्या सारी कोशिकाएं एक जैसी ही होती हैं या इनमें भी अलग-अलग तरह के डिजाइन होते हैं? नहीं, एक जैसी नहीं होती। मोटे तौर पर बनावट के आधार पर हम कोशिकाओं को दो मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनमें क्या बुनियादी अंतर है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आप समझिए थोड़ी सरल या पुरानी किस्म की होती हैं, जैसे बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल। सरल मतलब? सरल मतलब उनके अंदर कोई खास बंटवारा नहीं होता। उनका जो आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, वो बस कोशिका द्रव्य में ही पड़ा रहता है। उसके चारों ओर कोई झिल्ली या कवर नहीं होता, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। और उनके अंदर झिल्ली वाले दूसरे अंग, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, वो भी नहीं होते। सब कुछ बस एक ही जगह। एक तरह से सिंगल रूम अपार्टमेंट जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए।
इनका आकार भी छोटा होता है, करीब 1 से 10 माइक्रोमीटर। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो कैसी होती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं ज्यादा विकसित और जटिल होती हैं। जैसे हम इंसानों की कोशिकाएं, जानवरों की, पौधों की, फंगस की, ये सब यूकैरियोटिक है। तो इनमें क्या खास होता है? एक झिल्ली से घिरा हुआ जिसके अंदर डीएनए सुरक्षित रहता है, और इनके अंदर कई सारे दूसरे झिल्ली वाले कोशिकांग भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हर एक का अपना खास काम होता है। ये एक बड़े घर की तरह है जिसमें अलग अलग कमरे हैं, हर कमरे का अपना फंक्शन। इनका आकार भी बड़ा होता है, 10 से 100 माइक्रोमीटर तक। हाँ, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक वाला घर ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। चलिए इसकी बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे बाहर की दीवार से शुरू करते हैं। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। हाँ, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ये एक बहुत पतली लचीली परत है जो पूरी कोशिका को घेरे रहती है। ये कोशिका की सीमा है। इसका काम क्या है? सिर्फ घेर कर रखना? नहीं, सिर्फ घेरना नहीं, ये कोशिका को एक आकार देती है, उसकी अंदरूनी चीजों की रक्षा करती है, और सबसे जरूरी काम ये नियंत्रित करती है कि कौन सी चीज कोशिका के अंदर आ सकती है और कौन सी बाहर जा सकती है। एक तरह से ये कोशिका की चौकीदार है। अच्छा, चौकीदार। मतलब ये कुछ चीजों को रोकती है और कुछ को जाने देती है। बिल्कुल, इसीलिए इसे कहते हैं चयनात्मक रूप से पारगम्य, सिलेक्टिवली परमिएबल। ये कुछ चीजों जैसे पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को तो आसानी से आर पार जाने देती है, लेकिन बड़ी चीजों या आयनों के लिए ये तय करती है कि उन्हें अंदर लेना है या नहीं, और अगर लेना है तो कैसे। ये बनी किस चीज की होती है? ये मुख्य रूप से 2 चीजों से बनी है, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड की एक दोहरे परत होती है, जैसे सैंडविच की 2 ब्रेड स्लाइस, और उसके बीच बीच में प्रोटीन के अणु फंसे रहते हैं या तैरते रहते हैं। फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल मुख्य लिपिड हैं। और चीजें इसके आर पार जाती कैसे हैं? आपने कहा ये कंट्रोल करती है। हाँ, कई तरीके हैं। एक तो है साधारण विसरण। इसमें चीजें अपनी ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह की तरफ अपने आप चली जाती हैं। जैसे अगर आप कमरे के कोने में इत्र छिड़के तो उसकी खुशबू अपने आप पूरे कमरे में फैल जाती है। ठीक है। पानी के लिए इसी तरह के बहाव को परासरण कहते हैं, जो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के आर पार होता है। और अगर कोशिका को किसी चीज को कम से ज्यादा वाली जगह पर भेजना हो तो, मतलब बहाव के उल्टी तरफ? हाँ, उसके लिए कोशिका को मेहनत करनी पड़ती है, ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसे कहते हैं सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें झिल्ली में मौजूद खास प्रोटीन पंप की तरह काम करते हैं और एटीपी नाम की ऊर्जा का इस्तेमाल करके चीजों को उनकी मर्जी के खिलाफ, मतलब कम मात्रा से ज्यादा मात्रा की ओर धकेलते हैं। अच्छा, जैसे भीड़ वाली बस में चढ़ना? हाँ, कुछ वैसा ही। इसमें ताकत लगती है, मतलब कोशिका की ऊर्जा। अब पौधों की कोशिकाओं में तो इस झिल्ली के बाहर एक और परत होती है ना? कोशिका भित्ति या सेल वॉल। सही कहा आपने। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं, बैक्टीरिया, कवक और कुछ शैवाल में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होती। ये कैसी होती है? झिल्ली जैसी? परत होती है। ये कोशिका को एक निश्चित आकार देती है, उसे सहारा देती है और पानी के ज्यादा दबाव से फटने से बचाती है। और क्या ये भी चौकीदार की तरह काम करती है? नहीं, ये पूरी तरह से पारगम्य होती है। मतलब ये चीजों को आने जाने से रोकती नहीं है, बस एक मजबूत ढांचा देती है। पौधों में ये मुख्य रूप से सेल्यूलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, कवक में काइटिन से और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन से। ठीक है, तो ये हो गई भारी परतें। अब कोशिका के अंदर चलते हैं। झिल्ली के अंदर जो जेली जैसा पदार्थ भरा है वो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म है। हाँ, बिल्कुल। कोशिका द्रव्य का जो तरल हिस्सा है उसे साइटोसोल कहते हैं, और इसी साइटोसोल में कोशिका के सारे अंग यानी कोशिकांग तैरते रहते हैं। कोशिका की ज्यादातर मेटाबॉलिक क्रियाएं, मतलब रासायनिक प्रक्रियाएं, इसी कोशिका द्रव्य में होती हैं। और इन कोशिकाओं में सबसे जरूरी कौन सा है? शायद केंद्रक। आपने बताया था यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। जी हाँ, केंद्रक, न्यूक्लियस सबसे प्रमुख कोशिकांग है। इसे कोशिका का कंट्रोल सेंटर या मस्तिष्क भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कोशिका की लगभग सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। ये आमतौर पर कोशिका के बीच में होता है,
और ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? वो डीएनए? हाँ, इसके अंदर कोशिका का सारा आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए मौजूद होता है। ये डीएनए ही कोशिका के सारे कामों के लिए निर्देश देता है। ये डीएनए ऐसे ही बिखरा रहता है या किसी खास तरह से पैक होता है? नहीं, बिखरा नहीं रहता। ये डीएनए लंबे धागों के रूप में होता है और हिस्टोन नाम के प्रोटीन के साथ मिलकर एक जटिल संरचना बनाता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यही क्रोमैटिन और ज्यादा संघनित होकर मतलब सिकुड़कर मोटे छड़ जैसे आकार ले लेता है जिन्हें हम गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स कहते हैं। अच्छा, गुणसूत्र। हम इंसानों में कितने होते हैं? हम इंसानों की हर कोशिका में सामान्यतः 23 जोड़े यानी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। केंद्रक के अंदर एक और घनी सी संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसका काम राइबोसोम बनाना है। ठीक है। केंद्रक के बाद अगला महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बहुत सुना है। पावर हाउस। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, ये नाम बिल्कुल सही है। कोशिका का पावर हाउस, क्योंकि यहीं पर कोशिका के लिए ऊर्जा बनती है। ऊर्जा कैसे? ये एक प्रक्रिया करते हैं जिसे कोशिकीय श्वसन सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें ये भोजन से प्राप्त ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ते हैं और उससे ऊर्जा निकालते हैं। इस ऊर्जा को वे एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम के अणुओं में जमा करते हैं। एटीपी, ये ऊर्जा की करेंसी है ना? बिल्कुल। जैसे हमें कुछ खरीदने के लिए पैसे चाहिए, वैसे ही कोशिका को कोई भी काम करने के लिए एटीपी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया यही एटीपी बनाते हैं। इनकी बनावट भी खास होती है। ये भी दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। अंदर वाली झिल्ली मुड़कर क्रिस्टी बनाती है, जहां एटीपी बनने का मुख्य काम होता है। और मैंने सुना है उनके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है। ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का छोटा सा गोल डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स भी होते हैं जिनसे वो कुछ प्रोटीन खुद बना सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इससे एक थ्योरी निकलती है जिसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। माना जाता है कि अरबों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया शायद स्वतंत्र रूप से रहने वाले बैक्टीरिया जैसे जीव थे। फिर किसी बड़ी कोशिका ने उन्हें निगल लिया और वो उसके अंदर रहकर ऊर्जा बनाने लगे। धीरे धीरे ये एक स्थायी साझेदारी बन गई। वाह, ये तो कमाल की कहानी है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक और जाल जैसी संरचना दिखती है चित्रों में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जिसे कहते हैं। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर, ये झिल्लियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो नलिकाओं और थैलियों जैसा दिखता है। ये केंद्रक की बाहरी झिल्ली से शुरू होकर कोशिका द्रव्य में फैला रहता है। कभी कभी कोशिका झिल्ली तक भी पहुंच जाता है। इसके भी प्रकार होते हैं शायद, कुछ खुरदुरा, कुछ चिकना। जी हाँ, 2 तरह का होता है। एक होता है खुरदुरा ईआर, रफ ईआर, आरईआर। इसकी सतह पर छोटे छोटे कण चिपके रहते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। इसी वजह से ये खुरदुरा दिखता है। और दूसरा है चिकना ईआर, स्मूथ ईआर। इसके सतह पर राइबोसोम नहीं होते, इसलिए चिकना दिखता है। इनके काम क्या क्या हैं? अलग अलग? हाँ, इनके काम अलग है। आरईआर का मुख्य काम है प्रोटीन बनाना और उन्हें सही से मोड़ना, फोल्डिंग, और संशोधित करना, मॉडिफिकेशन, क्योंकि उसकी सतह पर राइबोसोम है। ये प्रोटीन फिर या तो कोशिका झिल्ली में जाते हैं या कोशिका से बाहर भेजे जाते हैं। और चिकना ईआर? एसईआर के कई काम हैं। ये लिपिड यानी वसा और स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है। ये कैल्शियम आयनों को स्टोर करता है जो मांसपेशियों के सिकुड़ने जैसी क्रियाओं के लिए जरूरी है। और खासकर लिवर की कोशिकाओं में ये दवाओं और जहरीले पदार्थों को निष्क्रिय करने, डिटॉक्सिफिकेशन का महत्वपूर्ण काम करता है। इसके लिए इसमें साइटोक्रोम P450 जैसे खास एंजाइम होते हैं। आपने राइबोसोम का जिक्र किया जो आरईआर पर चिपके होते हैं। ये राइबोसोम क्या हैं? राइबोसोम्स बहुत छोटे कण हैं जो आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री? हाँ, क्योंकि इनका एकमात्र काम है प्रोटीन बनाना। ये केंद्रक से आने वाले संदेश एमआरएनए को पढ़ते हैं और उसके अनुसार अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन की चेन बनाते हैं। ये या तो आरईआर पर चिपके होते हैं या फिर कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं।
इनमें कोई झिल्ली नहीं होती। इनकी खोज जॉर्ज पैलाडे ने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण, गोल्जी एपरेटस की। सुना है इसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस या पैकेजिंग सेंटर कहते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, ये नाम काफी हद तक सही है। इसकी खोज कैमेलो गोल्जी ने की थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा। ये चपटी झिल्लीदार थैलियों सिस्टर्नी का एक समूह होता है जो एक के ऊपर एक रखी होती हैं। और इसका काम क्या है पोस्ट ऑफिस जैसा? देखिए, ईआर में जो प्रोटीन और लिपिड बनते हैं वो छोटी छोटी थैलियों वेसिकल्स में पैक होकर गोल्जी के पास आते हैं। गोल्जी उन्हें रिसीव करता है, फिर उनमें कुछ और बदलाव करता है, उन्हें छांटता है, सॉर्टिंग, और फिर उन्हें ठीक से पैक करके उनके सही पते पर भेज देता है। पता मतलब? कहाँ भेजता है? पता मतलब या तो कोशिका के अंदर ही किसी दूसरी जगह, जैसे लाइसोसोम या कोशिका झिल्ली, या फिर कोशिका के बाहर। तो ये एक तरह से प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और डिलीवरी का काम करता है। ये लाइसोसोम बनाने में भी मदद करता है। अच्छा, लाइसोसोम अगला नंबर है सी का। लाइसोसोम इन्हें आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग भी कहते हैं। हाँ, ये नाम तो थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, नाम थोड़ा नाटकीय है, पर इसके पीछे कारण है। लाइसोसोम छोटी गोल थैली जैसे कोशिकांग हैं जिनमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम भरे होते हैं। पाचक एंजाइम किस लिए? इनका काम है कोशिका के अंदर साफ सफाई रखना और सुरक्षा करना। ये बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या वायरस को पचा जाते हैं। कोशिका के अंदर जो पुराने टूटे फूटे कोशिकांग हो जाते हैं उन्हें भी ये नष्ट कर देते हैं। भोजन के बड़े कणों को भी ये तोड़ते हैं। और आत्मघाती थैली क्यों? वो इसलिए कि अगर कोशिका बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाए या उसे कोई गंभीर इन्फेक्शन हो जाए और उसका बचना मुश्किल हो, तो कभी-कभी लाइसोसोम फट जाते हैं। उनके एंजाइम बाहर निकलकर पूरी कोशिका को ही पचा डालते हैं। ये एक तरह से कोशिका का बलिदान होता है ताकि बाकी शरीर को नुकसान न पहुंचे, इसीलिए ये नाम पड़ा। समझ गया। अब पौधों में एक बहुत बड़ी संरचना होती है, रसधानी, वैक्यूल। वो क्या है? हाँ, रसधानियां, वैक्यूल्स, झिल्ली से घिरी थैलियां होती हैं। जंतु कोशिकाओं में ये या तो होती नहीं या फिर बहुत छोटी और अस्थायी होती हैं। लेकिन परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बहुत बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है। इतनी बड़ी? कितनी? हाँ, ये कोशिका के आयतन का 50% से लेकर 90% तक हिस्सा घेर सकती है। ये इतनी बड़ी होती है कि केंद्रक और बाकी कोशिकांगों को किनारे की तरफ धकेल देती है। इसका काम क्या है इतनी बड़ी थैली का? इसके कई काम हैं। ये पानी, लवण, पोषक तत्व, वर्णक, पिगमेंट्स और यहाँ तक कि अपशिष्ट पदार्थों, वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी जमा करती है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है स्फीति दाब बनाए रखना। ये पानी से भरी रहती है और कोशिका भित्ति पर अंदर से दबाव डालती है, जिससे कोशिकाएं कड़ी रहती हैं और पौधा मुरझाता नहीं। अच्छा, तो ये पौधे को सीधा रखने में मदद करती है? बिल्कुल। जंतु कोशिकाओं में अगर छोटी रसधानियां होती भी हैं, तो वो मुख्य रूप से कुछ चीजों को स्टोर करने या ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। ठीक है। अगला कोशिकांग है प्लास्टिड, प्लास्टिड्स। ये तो शायद सिर्फ पौधों में ही होते हैं। जी हाँ, प्लास्टिड पादप कोशिकाओं और कुछ शैवाल एल्गे में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं। ये भी दोहरी झिल्ली वाले होते हैं और इनके भी अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। इनके कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। एक, क्लोरोप्लास्ट्स, ये सबसे जाने पहचाने हैं। ये हरे रंग के होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नाम का हरा वर्णक होता है। 2, क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन होते हैं हरे के अलावा, दूसरे रंग जैसे लाल, पीला, नारंगी। तीसरा, ल्यूकोप्लास्ट्स, ये रंगहीन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम तो पता है, प्रकाश संश्लेषण। हाँ, बिल्कुल। क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह है जहां पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लोरोफिल इस प्रकाश ऊर्जा को पकड़ने का काम करता है और इसके लिए मैग्नीशियम आयन Mg2+ जरूरी होता है। और बाकी दो, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट? क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीन नारंगी, ज़ैंथोफिल पीला, लाइकोपीन लाल जैसे वर्णक होते हैं। ये फूलों को रंगीन बनाते हैं ताकि कीट परागण के लिए आकर्षित हों और फलों को भी रंग देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का काम है भोजन संग्रह करना।
ये स्टार्च, अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन, एल्यूरोप्लास्ट या वसा, इलायोप्लास्ट के रूप में भोजन जमा करते हैं, खासकर जड़ों और बीजों में। समझ गया। एक और छोटा सा कोशिकांग है जिसका जिक्र आता है, पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम्स, ये क्या करते हैं? पेरोक्सिसोम छोटी झिल्लीदार थैलियां होती हैं जिनमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं। इनका मुख्य काम है वसा अम्लों, फैटी एसिड्स को तोड़ना और कुछ जहरीले पदार्थों जैसे अल्कोहल को निष्क्रिय करना। ऑक्सीडेटिव एंजाइम, इससे कुछ खतरनाक बनता होगा? हाँ, इस प्रक्रिया में खतरनाक उप उत्पाद बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। लेकिन पेरोक्सिसोम के पास इसका भी इलाज है। उनमें कैटलिज नाम का एक बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम होता है जो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तुरंत हानिरहित पानी और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। अच्छा, तो ये खुद ही समस्या पैदा करते हैं और खुद ही समाधान भी। हाँ, कह सकते हैं। आखिर में कोशिका के अंदर एक और चीज है, साइटोस्केलेटन। क्या ये कोशिका का कंकाल है? बिल्कुल सही समझा आपने। साइटोस्केलेटन कोशिका द्रव्य में फैला हुआ प्रोटीन के तंतुओं और नलिकाओं का एक जटिल नेटवर्क है। जैसे हमारे शरीर में हड्डियां ढांचा और सहारा देती हैं, वैसे ही साइटोस्केलेटन कोशिका को उसका आकार देता है और उसे यांत्रिक मजबूती, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। इसके और क्या काम है? इसके कई काम हैं। ये कोशिकांगों को उनकी सही जगह पर बनाए रखने में मदद करता है। ये कोशिका के अंदर चीजों के आवाजाही ट्रांसपोर्ट के लिए रास्तों की तरह भी काम करता है। कुछ कोशिकाएं जैसे अमीबा इसी साइटोस्केलेटन की मदद से चलती फिरती हैं और कोशिका विभाजन के दौरान ये गुणसूत्रों को अलग करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें मुख्य रूप से माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स जैसे प्रोटीन फिलामेंट होते हैं। जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नाम की संरचना माइक्रोब्यूल को व्यवस्थित करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये थे कोशिका के अंदर के मुख्य खिलाड़ी। अब कोशिकाएं सिर्फ अपना अपना काम ही नहीं करती, वे विभाजित होकर नई कोशिकाएं भी बनाती हैं। ये कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है? कोशिका विभाजन जीवन के लिए बेहद जरूरी है। इसके बिना ना तो कोई जीव बढ़ सकता है, न ही पुरानी या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं आ सकती हैं। और लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु बनाने के लिए भी कोशिका विभाजन आवश्यक है। इसके मुख्य तरीके कौन-कौन से हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन के दो मुख्य तरीके हैं, समसूत्री विभाजन जिसे माइटोसिस कहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस कहते हैं। माइटोसिस और मियोसिस, इनमें क्या अंतर है? थोड़ा सरल शब्दों में समझाएंगी? जरूर। देखिए, समसूत्री विभाजन माइटोसिस हमारी सामान्य शारीरिक कोशिकाएं सोमैटिक सेल्स में होता है, जैसे त्वचा की कोशिकाएं, मांसपेशियों की कोशिकाएं आदि। इसका मकसद है वृद्धि करना और मरम्मत करना। इसमें एक जनक कोशिका, पेरेंट सेल, विभाजित होकर दो बिल्कुल अपनी जैसी आनुवंशिक रूप से समान पुत्री कोशिकाएं, डॉटर सेल्स बनाती है। मतलब गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही रहती है? हाँ, बिल्कुल। अगर जनक कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, जिसे हम 2n कहते हैं, तो दोनों पुत्री कोशिकाओं में भी 46 2n ही होंगे। ये बिल्कुल फोटोकॉपी बनाने जैसा है। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस? मियोसिस थोड़ा अलग और ज्यादा जटिल है। ये सिर्फ खास जनन कोशिकाओं यानी जर्म सेल्स में होता है और इसका मकसद है लैंगिक प्रजनन के लिए युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु बनाना। इसमें क्या अलग होता है? इसमें एक जनन कोशिका यानी 2n यानी 46 गुणसूत्र दो चरणों में विभाजित होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और अंत में एक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन सबसे बड़ा अंतर ये है कि इन चारों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, यानी सिर्फ 23 गुणसूत्र। आधी क्यों? ताकि जब लैंगिक प्रजनन के दौरान एक शुक्राणु जिसमें 23 गुणसूत्र हैं, एक अंडाणु जिसमें भी 23 गुणसूत्र हैं, से मिलता है, तो बनने वाले भ्रूण यानी जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या फिर से सामान्य 46 हो जाए। अगर ऐसा ना हो तो हर पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी होती जाएगी। हाँ, ये तो जरूरी है। मियोसिस का एक और महत्वपूर्ण काम है आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक वेरिएशन पैदा करना। इसमें क्रॉसिंग ओवर जैसी प्रक्रिया होती है, जिसमें गुणसूत्रों के टुकड़े आपस में बदल जाते हैं। इससे संतानों में अपने माता पिता से थोड़े अलग गुण आते हैं।
अच्छा, और अगर इस मियोसिस में कोई गड़बड़ी हो जाए, जैसे गुणसूत्र ठीक से आधे ना हो? हाँ, ऐसा हो सकता है, जिसे नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। अगर गुणसूत्र ठीक से अलग न हो तो बनने वाले युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या या तो एक कम जैसे 22 या एक ज्यादा जैसे 24 हो सकती है। अगर ऐसा युग्मक निषेचन में भाग लेता है तो बच्चे में डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 या टर्नर सिंड्रोम जैसी आनुवंशिक स्थितियां हो सकती हैं। समझ गया। ये विभाजन की प्रक्रिया, चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस, ये सब एक नियंत्रित तरीके से होता होगा, मतलब एक पूरा चक्र। बिल्कुल, इसे कोशिका चक्र कहते हैं। ये घटनाओं का एक क्रम है जिसमें कोशिका बढ़ती है, अपना डीएनए कॉपी करती है और फिर विभाजित होती है। इसके मुख्य चरण हैं G1 चरण वृद्धि, S चरण डीएनए संश्लेषण या प्रतिकृति, G2 चरण विभाजन की तैयारी और M चरण विभाजन यानी माइटोसिस या मियोसिस। और ये चक्र हमेशा चलता रहता है? नहीं, ये बहुत सख्ती से नियंत्रित होता है। इस चक्र में कई चेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल होते हैं ना, वैसे ही। कोशिका हर चेक पॉइंट पर रुककर जांच करती है कि क्या सब कुछ ठीक है, क्या डीएनए सही से कॉपी हुआ है, क्या कोशिका विभाजन के लिए तैयार है। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो चक्र वहीं रुक जाता है जब तक कि गड़बड़ी ठीक ना हो जाए या फिर कोशिका खुद को नष्ट कर लेती है। और अगर ये नियंत्रण, ये चेक पॉइंट्स फेल हो जाएं तो? यहीं पर कैंसर की बात आती है। अगर कोशिका चक्र का नियंत्रण बिगड़ जाए और कोशिकाएं बिना रुके अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगें तो वो कोशिकाओं का एक गुच्छा या गांठ बना लेती हैं, जिसे ट्यूमर कहते हैं। अगर ये ट्यूमर आसपास के ऊतकों में फैलता है या शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंच जाता है तो उसे कैंसर कहते हैं। तो कोशिका चक्र का सही नियंत्रण बहुत जरूरी है। आपने एस चरण में डीएनए कॉपी होने की बात कही, जिसे डीएनए प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया कैसे होती है? ये तो बहुत जटिल लगती होगी। हाँ, ये है तो जटिल पर बहुत ही अद्भुत और सटीक प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन से पहले उसे अपने पूरे जेनेटिक कोड यानी डीएनए की एक एकदम सही नकल बनानी होती है, ताकि दोनों नई बनने वाली कोशिकाओं को निर्देशों का पूरा सेट मिल सके। ये नकल कैसे बनती है? ये अर्ध संरक्षी तरीके से होती है। डीएनए की जो दोहरी कुंडली होती है वो पहले खुलती है, जैसे जिप खुलती है। फिर हर एक पुरानी लड़ी एक सांचे की तरह काम करती है और उस पर नियमों के अनुसार नए न्यूक्लियोटाइड जुड़कर एक नई लड़ी बन जाती है। तो अंत में जो दो नए डीएनए अणु बनते हैं, उनमें से हर एक में एक लड़ी पुरानी होती है और एक लड़ी बिल्कुल नई। वाह! और ये काम कौन करता है? मतलब कौन से औजार लगते हैं इसमें? इसमें कई सारे एंजाइम मिलकर काम करते हैं, एक पूरी टीम की तरह। एक एंजाइम है हेलिकेज, जो डीएनए की जिप खोलता है। टोपोआइसोमरेज खुलने से पैदा होने वाले तनाव को कम करता है। डीएनए प्राइमेज शुरुआत करने के लिए एक छोटा सा आरएनए प्राइमर बनाता है। फिर आता है मुख्य खिलाड़ी डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम पुराने स्ट्रैंड को पढ़कर उसके सामने सही नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाता है और नई लड़ी बनाता है। ये अपनी गलतियों को सुधारता भी चलता है, प्रूफ रीडिंग। आखिर में डीएनए लाइगेज एंजाइम डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक पूरी लड़ी बना देता है। कमाल की मशीनरी है ये तो, बहुत ही सटीक और व्यवस्थित। हाँ, वाकई में। अच्छा, हमने शुरू में पादप कोशिका और जंतु कोशिका की बात की थी। क्या हम इनके मुख्य अंतरों को एक बार फिर से संक्षेप में दोहरा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये अंतर जानना जरूरी है। तो मुख्य अंतर ये है, 1. कोशिका भित्ति, सेल वॉल। पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी मजबूत भित्ति होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। 2. क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, जंतु कोशिका में नहीं होते। 3. रसधानी। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है, जंतु कोशिका में या तो बहुत छोटी होती है या होती ही नहीं है। 4. सेंट्रियोल। जंतु कोशिका में सेंट्रियोल्स होते हैं जो कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। उच्च पादपों में ये आमतौर पर नहीं होते। 5. आकार। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका का आकार ज्यादातर निश्चित, आयताकार या बहुभुजी होता है, जबकि जंतु कोशिका का आकार ज्यादा अनियमित हो सकता है। 6. भोजन संग्रह। पौधे भोजन को मुख्य रूप से स्टार्च के रूप में जमा करते हैं, जबकि जंतु ग्लाइकोजन के रूप में।
ये तो काफी स्पष्ट अंतर है। अब हमने अणुओं के आने जाने के लिए विसरण और सक्रिय परिवहन की बात की थी, लेकिन अगर कोशिका को कोई बड़ी चीज जैसे कोई बैक्टीरिया या भोजन का बड़ा टुकड़ा अंदर लेना हो या कोई बड़ी चीज बाहर भेजनी हो, तो वो कैसे करती है? हाँ, उसके लिए भी तरीके हैं। जब कोशिका को बड़ी चीजें अंदर लेनी होती हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और जब बड़ी चीजें बाहर भेजनी होती हैं, तो उसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस कैसे काम करता है? एंडो मतलब अंदर। इसमें कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ धंसती है और बाहर मौजूद चीज को घेर लेती है। फिर वो हिस्सा झिल्ली से अलग होकर एक थैली वेसिकल के रूप में कोशिका के अंदर आ जाता है, और वो चीज भी थैली के अंदर बंद होकर कोशिका में प्रवेश कर जाती है। इसके भी प्रकार होते हैं? हाँ, अगर ठोस कण को अंदर लिया जा रहा है, जैसे अमीबा भोजन पकड़ता है या हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं बैक्टीरिया को निगलती हैं, तो उसे फैगोसाइटोसिस यानी कोशिका का खाना कहते हैं। और अगर तरल पदार्थ को या उसमें घुले अणुओं को अंदर लिया जा रहा है, तो उसे पीनोसाइटोसिस यानी कोशिका का पीना कहते हैं। और एक्सोसाइटोसिस, वो इसका उल्टा होगा? बिल्कुल। एक्सो मतलब बाहर। इसमें कोशिका के अंदर किसी थैली में पैक किया हुआ सामान होता है, जैसे हार्मोन, एंजाइम या कोई अपशिष्ट पदार्थ। ये थैली कोशिका झिल्ली तक जाती है, उससे जुड़ जाती है, फ्यूज हो जाती है और अपना सारा सामान कोशिका के बाहर छोड़ देती है। हमारी ग्रंथियां इसी तरह से हार्मोन या एंजाइम स्रावित करती हैं। समझ गया। तो ये एंडो और एक्सोसाइटोसिस बड़े सामान की लोडिंग अनलोडिंग के तरीके हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये थी कोशिका की दुनिया की एक कह सकते हैं काफी विस्तृत झलक। एक ऐसी दुनिया जो आंखों से तो नहीं दिखती, पर इतनी ज्यादा जटिल है, इतनी व्यवस्थित है और हमारे जीवन का हर जीवित चीज के जीवन का आधार है। हमने इसकी खोज से शुरुआत की, इसके प्रकार देखे, इसके अंदर के अद्भुत अंगों और उनके कामों को समझा, और ये भी जाना कि ये कैसे अपनी संख्या बढ़ाती हैं। तो इस पूरी चर्चा का मतलब निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि कोशिका सिर्फ जीवन की इकाई नहीं है, वो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ऊर्जा का बनना, प्रोटीन का निर्माण, संदेशों का आदान प्रदान, निर्देशों का पालन, खुद की नकल बनाना, ये सब प्रक्रियाएं मिलकर ही जीवन को संभव बनाती हैं। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें, तो हमारे स्वास्थ्य से लेकर बीमारियों तक हर चीज की जड़ कहीं ना कहीं कोशिकाओं के कामकाज से जुड़ी है। चाहे वो इन्फेक्शन हो, जिसमें बैक्टीरिया या वायरस हमारी कोशिकाओं पर हमला करते हैं, या कैंसर हो, जिसमें हमारी अपनी कोशिकाएं बागी हो जाती हैं, या फिर डायबिटीज जैसी मेटाबॉलिक बीमारी हो। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी डुबकी से कुछ खास बातें जो शायद हमें याद रखनी चाहिए। कोशिका जीवन की सबसे छोटी मूलभूत इकाई है। कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की हैं, सरल प्रोकैरियोटिक और जटिल यूकैरियोटिक। हाँ, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर हर कोशिकांग, हर हिस्से का एक खास और बेहद जरूरी काम है। चाहे वो केंद्रक हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, ईआर हो या कोई और, सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। और कोशिका विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस, ये जीवन की निरंतरता, वृद्धि, मरम्मत और विविधता के लिए अनिवार्य हैं। जी हाँ। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। ये कितना अद्भुत है, कितना अविश्वसनीय है कि प्रकृति ने इन सूक्ष्म नन्ही सी संरचनाओं के भीतर इतनी जटिल, इतनी कुशल और इतनी समन्वित मशीनरी कैसे विकसित कर ली। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और कैसे अरबों वर्षों के विकास के क्रम में अलग अलग तरह की कोशिकाएं इतने विशिष्ट काम करने के लिए ढल गईं। एक मांसपेशी कोशिका जो सिकुड़ सकती है,